जय हिंद। आज के वीडियो सेशन में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। हम इससे पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल नंबर पढ़ना है उसमें प्रश्नावली 1.1 को बनाया भी है और उसके बारे में काफ़ी डिटेल से समझाने की कोशिश भी किया है। और ये प्रश्नावली 1.2 है और 1.2 में क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे और फिर प्रश्नावली 1.2 को हम लोग सोल्व भी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें हमने लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका हिंदी है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। देखिए, अंकगणित की आधारभूत परिमेय पे आधारित है तो प्रश्नावली 1.2, इसलिए हमने ऊपर लिखा है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। देखिए, अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है, तो अंकगणित की आधारभूत परिमेय के बारे में कहा जाता है कि जब किसी नंबर को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या सजाया जाता है तब उसे हम लोग बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 140 है, एक नंबर ले लिया 140। इसको आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजाइए। तो कैसे इसको अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, ऐसे पहले ऐसे लिखेंगे। फिर अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे, इसमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत रोल करता है, यानी विभाजता के नियम। जब तक आपको विभाजता के नियम याद नहीं होगा तब तक आप कहने का तो इस नंबर को जो है ना पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाइएगा, है ना। तो आइए देखिए, पहले इसमें 2 से लगेगा, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से लगाएं। तो 2 से करेंगे तो कितना, 2 7 14, ये 0 उतर गया। फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाइए तो कितना होगा, 2 3 6, अब बच गया 7 में 6 गया तो 1, तो 1 एक बगल में आ जाएगा तो 10, तो 2 पंचे 10। अब देखिए ये कहते 2 से अब नहीं लगने वाला है, 3 से भी नहीं लगने वाला है, 4 से भी नहीं लगने वाला, तो कथी से लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 7 35। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको 2 गुने 2 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, गुने 5 लिखेंगे और गुने एगो 7 है तो 7 लिखेंगे। अब देखिए 2 बार है तो 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद क्या है, 5 और गुने 7। क्या कहा, मैं कहा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, तो हमने कहा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि जब किसी नंबर को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में सजाते हैं जब किसी नंबर को, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए यही 140 को हमने सजा दिया, ये कहने का मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि यही है इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 140 को हमने क्या किया है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शा दिया है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 20 है, इसको कहीं तो लगाएंगे 2 से तो कितना होगा 10, फिर 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा 5। और यहाँ क्या कीजिएगा, आप क्या करेगा, कोई आदमी क्या करता है, देखिए यहाँ एक और बात समझिए, 5 से भी लगा देगा, लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए 1 को इसमें शामिल नहीं कीजिएगा। अब इसको सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, 20 का है तो 20 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, वो 5 है तो 5 लिखेंगे। और इसके बाद 1 को नहीं लेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करता है। इसको आप कहेंगे तो 2 के पावर 2 और गुने 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 को 2 है। आप ये लिखना चाहते तो लिखिए, या नहीं लिखना चाहते तो ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। तो आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.2 में क्या है सवाल, उसको समझ। देखिए यही है प्रश्नावली 1.2, यही है। देखिए क्या लिखा है, ये प्रश्नावली 1.2 सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में हमने बात किया है और इसी पर आधारित ये कहने का एक्सरसाइज है। आइए उसको देखते हैं। कहता है क्या, निम्नलिखित उसमें देखिए जो एग्जाम्पल हमने बनाया है वही कहने का इसमें एक सवाल है। तो आइए इसको पहले बना देते हैं। कितना है, 140 है, इसको 40, थोड़ा पेन का कलर बदलते हैं ताकि कहने का तो आपको देखने में काफ़ी अच्छा हो। देखिए क्या है, 140 है तो क्या करेंगे, 140 को इसे लिखेंगे और फिर लगाएंगे कितना, 2 से लगाइए तो 2 7 14 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना, 2 3 6, 2 पंचे 10। फिर 2 से लगाइए, 2 से नहीं लगा सॉरी, अब कहने का तो कितना से लगेगा, 5 से लगा तो 5 से लगा दीजिए। यहाँ हमने 2 से लगाया, फिर इसके बाद कितना आया था, 35 आया था। अब यहाँ पर कितना, 5 से लगाएंगे तो 5 7 35 होगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे सजा देंगे। 140 बराबर क्या लिखेंगे, नीचे तो जगह है ही तो हम ऊपर क्यों जा रहे हैं। 140 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7 हो गया। ये कहने का हमने सजा दिया, यही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो ये सवाल बन गया, इसको इसी रूप में बनाना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 156 है, काफ़ी इजी है। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, 2 3 6। अब इसमें से 1 शेष बच गया तो बगल में आएगा तो 18 होगा, तो 2 9 18। फिर हम 3 से बात करते तो कितना, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 हो गया। और फिर हम चाहे तो इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, 13, यहाँ पे 1 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 नहीं लीजिएगा गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्योंकि 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे, 156 यहाँ पे लिखाएगा। अब इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 है ना। इसके बाद कितना है, 2 गुने 2 के बाद 3 और गुने कितना है 13, तो इसको क्या लिखेंगे, इसी तरीके से लिख दे, हो गया। या इसको आप 2 के पावर 2 और गुने 3 गुने 13 भी आप लिख सकते हो गया। ये कहने का था अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में से सजा दिया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कितने बच्चों को क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि अगला नंबर किससे डिवाइड होगा, है ना। तो आइए देखिए सबको करके दिखा देते हैं, एक करके इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन किस तरीके का है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिए।
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या 38-25 है, 38-25 ये थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर को बनाते हैं। 38-25 को बनाना है, तो 38-25 को बनाइएगा तो क्या कीजिए, ऐसे लिखिएगा, है ना। कितना लोग कहने ऐसे भी लिखता है, 38-25 को इस तरीके से भी लिखेगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए, बात बराबर है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ देखते हैं इसको क्या है, 38-25 का बनाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, देखिए पहले आपको विभाज्यता का नियम पूरी तरीके से याद होना चाहिए, तब आप पता कर पाइए कि इसमें किस नंबर से लगने वाला है, कौन सा प्राइम नंबर इसमें सटीक बैठेगा। तो देखिए सब जानता है कि 2 प्राइम नंबर से इसमें नहीं लगने वाला है, 2 अभाज्य संख्या से नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी क्या स्थान पे 5 है। फिर इसके बाद 3 से लगा के देखिए तो लगेगा क्या, 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कोई नंबर 3 से तब विभाजित होता है जब दिए गए नंबर के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो देखिए तो 3 8 कितना, 8 3 11, 11 2 13, 11 2 13, 13 5 18, 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाइए। आइए 3 से यहाँ लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 दूने 6, बच गया 2 तो 22, तो 3 7 21, फिर बच गया 1 तो 3 5 15। अब 3 से लगेगा क्या, 7 5 12, 12 3 15, फिर 3 से लगेगा, तो 3 से लगाइए, 3 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, और फिर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, बच गया इससे 1 तो बगल में आएगा तो 3 5 15। फिर अब देखिए 5 से लगेगा क्या, 6 और 5 कितना होगा, 6 5 11 नहीं लगेगा। अब 5 से लगाइए, 5 से लगाइए तो कितना, 5 8 40 और 50 25, सॉरी इसको थोड़ा ढंग से लिखिए, 5 8 40, अब बच गया कितना 25, तो फिर क्या हो गया 50 25। अब देखिएगा इसको, तो फिर 5 से लगाइए तो कितना बार में, 5 एकम 5 और 5 7 35 17। अब इसको एक बार लगाना चाहिएगा तो लगाइए, ना तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको क्या लिखेंगे, 38 कितना था 25, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 3 गुने 3 लिखेंगे, इसके बाद गुने 5 लिखेंगे, और गुने कितना है, एगो 17 है, 2 गो 5 है, 2 गो 3 है, एगो गुने कितना है 17 है। तो ये हो गया, बस इसको बना दिए, हो गया, इसी तरीके से ही बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब कितना है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5005 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आइए इसको फिर करने तो क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो पहले देखिए थोड़ा लिखेंगे कहाँ पे, आइए इधर देखिए, 5005 है, ये तो ऊपर वाला है, 5005 है ना। इसको बनाइए, पहले हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करें इसमें लगाने का 2 से, तो 2 से लगेगा नहीं क्योंकि छोटा अभाज्य संख्या है, और ये कहने के तो 5 से 2 से लगने वाला है नहीं। 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों का अंक का योग 10 से आएगा, तो 2 से नहीं लगा तो 5 से तो लग जाएगा आराम से, 5 से लगाइए। और 4 से कोई आदमी सोचेगा कि 4 से क्यों नहीं लगा रहे हैं सर, अरे भाई 4 से कैसे लगा दूँ, 4 अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, 4 अभाज्य संख्या के रूप में कहा है इसको लिखने की, तो अभाज्य संख्या से लगाना है ना। तो 5 अभाज्य संख्या तो 5 से लगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा। अब आप महसूस कीजिए कि किससे लगेगा। यदि हम इसमें 5 से तो लगा दिए, अब कोशिश में देखिए तो 5 के बाद अब 5 तक लगा लिए, तो कोशिश की उससे आगे बढ़ने का, पीछे मत आइएगा, है ना। अब 6 से तो लगाना नहीं है, 7 से लगा के देखिए, 7 से इसको लगाएंगे तो हम 7 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो दिया गया नंबर है यूनिट प्लेस, उसको दुगुना कीजिए, बाद वाले सभी नंबर से घटाइए। तो बताइए 1 को दुगुना करो तो 2 होगा, 100 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घटा लेंगे तो 98 हो जाएगा। अब 98 में 7 से भाग देकर देखिए तो लग जा रहा है, बिल्कुल लग जाएगा 7 से, 98 में 7 से, 14 7 98, 14 बार में। तब यहाँ देखिए इसको लगाएंगे कितना, 7 से लगाइए, तो 7 से लगाइए तो 7 एकम 7 होगा। अब 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, तो बगल में आएगा तो 30 होगा, तो 7 चौक 28 होगा, और फिर 2 घट कर आएगा तो 21, तो 7 3 21 हो जाएगा, है ना। अब कहने का मतलब किससे लगेगा उसको दिमाग लगाइए, अब कैसे लगा सकते हैं आप। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर अब देखिए 7 से लगने वाला है, नहीं लगेगा, तब 7 के बाद वाला अभाज्य संख्या देखिए। अब 7 के बाद जो अभाज्य संख्या वो डायरेक्ट 11 है, तब 11 से लगा के देखिए तो लगेगा क्या, 11 से लगाइएगा तो देखिए 11 का 11 होगा, है ना। और फिर कहते 3 बजेगा तो 11 3 33 हो जाएगा, कितना आ गया 13 आ गया। अब इसको लगाना चाहेंगे तो 13 गुने 1 भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 5005 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7, 5 गुने क्या लिखेंगे, 5 गुने 7 और गुने 11 गुने 13 हो गया, ये बन गया 44, है ना। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो गया ये। अब कहने का तो क्या है, अगला क्वेश्चन है कितना 34, हाँ अगला क्वेश्चन है कहने का तो कितना 74 29, इसको बनाना है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना, 5 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर को भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इसी का 5 है। 5 क्वेश्चन बना देते हैं। बहुत बच्चा बोलता था कि सर पता नहीं चला किससे लगेगा, कि इसलिए नहीं पता चलता है आपको क्योंकि आपको विभाज्यता का नियम नहीं याद होगा। विभाज्यता का नियम पहले याद कीजिए तब इसको बनाइए। कितना है 74, हाँ कितना है 74 है, और इसके बाद कितना है 29 है ना। इसको कोशिश कीजिए 74 29 है, 74 29 है। 2 से तो किसी हाल में नहीं लगेगा, 3 से कहने तो लगेगा कहीं, तो देख लीजिए 7 4 11, 11 2 कितना होता है, 11 2 हो गया 13, 13 9 कितना होता है 13 9 22। 3 से भी नहीं सुन रहा है, 5 से तो सुनवे नहीं करेगा, 7 से सुना के देखिए, 7 से सुनाइएगा तो 7 से लगा के देखिए, 7 एकम 7, अब बच गया 0 7 6 42, फिर लास्ट में 9 आ गया, 7 से भी नहीं सुन रहा है, ठीक है। 11 से देखिए 9 से फिर लगाना नहीं है,
7 8 से 9 से भी नहीं लगाना, क्योंकि उसका अभाज्य संख्या नहीं। 11 से लगा के देखिए, 11 के अभाज्यता का नियम एक एक अंक को छोड़कर जोड़िए, फिर बाकी नंबर को जोड़िए, फिर घटाइए, 0 आ गया तो फिर कहते हैं 11 से विभाजित होता है, ऐसा ही ना है। 7 से विभाज्यता की मतलब इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, घटा कर देखिए, जोड़ करके घटा कर देखिए 0 आता है या 11 का टेबल आता है, तो घटा कर देखेंगे तो कितना होगा, 7 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब 11 से भी नहीं लगने वाला है ना, 13 से लगाने आप पड़ेगा, ठीक है ना। 74 29 है। अब देखिए तो हम लोग मान लेते हैं कि 13 से लगा कर देखते हैं, तो 13 से 13 5 65 होता है, 13 6 78 होता है, 13 5 65 इसमें लगा दूँ तो 65 लगाने के बाद कितना होगा, 5 4 9 हो जाएगा, तो 13 7 91 हो जाएगा, तो 92 तो आ गया, 91 के बाद फिर 19 बच जाएगा, तो नहीं होगा, 13 से भी नहीं सुन रहा है। 17 से चलिए, 17 5 85, 17 3 51 होता है, 17 चौका 68 हो सकता है। 17 से लगा के देखूँ क्या, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 5 50 चौका 68 हो जाएगा, तो 68 घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा 42, तो 17 3 51 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है 17 से लग जाना चाहिए। 17 से देखिए क्या है, 17 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, 17 से करेंगे तो 17 5 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68 लगाइए, 4 बार में लग गया, 68 है तो 2 जोड़ेंगे तो 70, 6 हो गया तो 62 हो गया है ना, 17 3 51, तो 17 3 51, 62 में से 51 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 में से 51 चला जाएगा तो कितना बच सकता है, दिमाग लगाइए। हाँ, 62 में से 51 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए, 62 माइनस 51 है, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, तो फिर कहने तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 62 चला जाएगा तो 119 बच जाएगा, तो 17 7 119 होता है ना, 17 8 136। अब यहाँ देखिए 17 से लगा दिए, अब स्वाभाविक है 17 के पीछे वाले किसी नंबर से नहीं लगा, अब आगे ही सोचना पड़ेगा आपको, तो 17 के बाद 19 होगा प्राइम नंबर, तो 19 से लगा के देखिए, 19 दूना 38 होता है, तो बच गया कितना 5, हाँ 19 से लग जाएगा, 19 से लगाइए तो 19 दूना 38 होगा, 38 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5, तो 19 3 57 होता है ना, 57, अब कितना 23 से कम 23 हो जाएगा, यानी कहने का तो 1 आ गया। इसको अब लिखेंगे तो कितना होगा, 74 29 को लिखेंगे प्रोडक्ट के रूप में, तो कितना हो जाएगा 17 गुने 19 गुने कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, हो गया, बन गया सवाल, है ना। ठीक इसी तरीके से क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसको अब देखिए वो क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, है ना, लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को किस रूप में लिखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को किस रूप में लिखना है, थोड़ा देखिए तो क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को क्या करना है उसको समझिए। ये फेयर कहते रेड चल रहा है, इसको बदलने दीजिए कलर को, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब है क्या कि नंबर जो दिया गया उसका एचसीएफ एलसीएम निकालिए और जांच करके बताइए कि दोनों पूर्णांक का जो एचसीएफ होता है और एलसीएम जो होता है दोनों का गुणनफल उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके इसको बना करके कि कैसे इसको बनाते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, पहला सवाल जो है वह कहना 26 91 है, तो 26 का क्या कीजिए आप प्राइम फैक्टर लिखिए। तो इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 गुने करने का तो 13 लिखिएगा, तब ना 13 दूना 26 पुर जाएगा। 91 को लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं 13 गुने 7 या 7 गुने 13 लिखिएगा, है ना। आप बताइए, हमको पता है जो सम में कॉमन होता है वह एचसीएफ होता है ना। तो देखिए इस सम में कॉमन है जो एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। एलसीएम में बोले थे कि जो कॉमन नहीं है वो सब लिखिए, तो जो कॉमन नहीं 2 और 7 कॉमन नहीं है, और लास्ट में जो एचसीएफ आता है उसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो लास्ट में एचसीएफ कितना 13 आया, उसको भी इसमें लिखना है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 के 13 तो एचसीएफ आ गया, इस 7 दूना 14, 14 से 13 में गुना करेंगे तो 14 तिया 42 हो जाएगा, 14 इकाई 14 हो जाएगा, यानी कितना 182 हो जाएगा, 182 आ जाएगा। यानी एलसीएम जो है कितना है 182 आ गया। एलसीएम जो निकल कर आया वह 82 आया। अब ये कहने का मतलब जो स्टेटमेंट दिया है गुणनफल माने दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, लिखा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यही है ना, एचसीएफ गुना एलसीएम, यही ना प्रूफ करना था। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो यही दो संख्या जो दिया यही ना 26 और 91, तो 26 गुने कितना हो जाएगा 91 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया है, वो आया एचसीएफ 13, एलसीएम कितना आया है तो 182। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, पूर रहा है कि नहीं। तो देखिए 26 को 91 से गुना करेंगे तो क्या होगा 26 गुने 91, 26 इकाई 26 पूरा लिखा जाएगा, और 9 से 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 हो जाएगा, और 9 दूना 18, 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया,
2366 आ गया ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे। अब आगे बढ़िए, फिर कहने का तो क्या कीजिए, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, ये दोनों को 182 से 13 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 को यहाँ लिखिए, 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 3 दूना 6 के 6, 8 3 24, हाँ 8 3 24 के 4 हाथ में 2 और 3 और 2 5 होगा क्या। इसके बाद करूँ तो 182 लिखा जाएगा यहाँ पे, तो 182 लिखिए, जोड़िए 6 6 8 5 13 के 3 1 2 23 66 दोनों तरफ आ गया। यानी कहने का मतलब जो स्टेटमेंट बोला है प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ हो गया। ये नहीं कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी गुणनफल बराबर होता है उस संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। तो ये कहने का मतलब अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनेगा, दोनों को क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर क्या करेंगे, दोनों संख्या को गुना कर लेंगे, उसका जो एचसीएफ आएगा एलसीएम आएगा, दोनों को इस स्टेटमेंट पर बैठा देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आइए हम लोग फिर कहें तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये और ये कहने तो बना लीजिएगा। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर कहने दूसरे वीडियो में बनाकर भेज देंगे, ठीक है, डाल देंगे अगले वीडियो में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर समझते हैं क्या कह रहा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो थोड़ा फ्रेश होने दीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हाँ उसमें कहने का तो कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि सीधे कह रहा था कि एचसीएफ एलसीएम निकालिए और दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, ये प्रूफ करना था। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, वो प्रूफ करना था। और यहाँ कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके एचसीएफ और एलसीएम बस ज्ञात कीजिए। ताइए हम लोग ज्ञात कर देते हैं क्या है। देखिए समझिए कैसे ज्ञात करते हैं इसको, एचसीएफ और एलसीएम इसका कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझिए, फिक्स कीजिए। अब आगे आइए, है ना। अब यहाँ देखिए क्या करना है, देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखिए क्या लिखा हुआ है, यही है ना सवाल हो, 12 है 15 है 21 है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। 12 का हम लोग कहें तो फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 लिखेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और फिर 15 को क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। 21 का फैक्टराइजेशन करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 3 या 3 गुने 7 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने कहा कि एचसीएफ बोलने का मतलब होता है कि जो सब में कॉमन है, एचसीएफ बोलने का मतलब जो सब में कॉमन है, एलसीएम जो किसी में कॉमन ना है, कम से कम 2 में कॉमन है या 2 से ज़्यादा में, जो सब में कॉमन हो तो निश्चित है कि एचसीएफ में लिखा जाएगा। और उससे किसी भी में एगो में कॉमन नहीं है तो सब एलसीएम में लिखा जाएगा, सब में कॉमन नहीं है तो ये एलसीएम में लिखाएगा। और लास्ट में एलसीएम में एचसीएफ को भी लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन लेते हैं तो बताइए 3 3 3 सब में कॉमन हमको ऐसा ही पता चल रहा है, देखो 3 लिखा जाएगा। अब बताइए ये 2 है आई में, लेकिन आई में है ये नहीं है, आई में है ये नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, बस हो गया एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो देखिए एलसीएम निकालते हैं। तो हमने कहा क्या कि जो कॉमन नहीं वो सब किस में लिखाएगा एलसीएम में, तो ये देखिए दोनों कॉमन नहीं तो ये 2 गुने 2 लिखाएगा। इसके बाद बात करते हैं तो ये 5 भी कॉमन नहीं था, 5 भी लिखाएगा, ये 7 भी कॉमन था, 7 भी नहीं लिखाएगा इसमें। और लास्ट में कहा कि एचसीएफ भी लिखाएगा तो एचसीएफ 3 है तो वो भी लिखाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुना 4 4 पंचे 20, अब 20 तिहाई 60 है, 7 छक 42 420 हो जाएगा, है ना। यानी एलसीएम क्या आ गया 420 आ गया, है ना। ये इसी तरीके से निकालना था, इसका बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालिए, तो इसी तरीके से इसको निकाल देंगे। ठीक, इस पर 17 23 और 29 है, इसमें आप निकाल दीजिएगा। नहीं आता है तो देखिए हम फिर से इसको ही बना देते हैं, 2 नंबर को ही बना देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ही समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कहने का तो इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए लिखते हैं इसको भी, क्या लिखा हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 17, तो 17 का क्या हो, 17 के 17 ही लिख देंगे, है ना। या 17 गुने 1 लिख सकते हैं, लेकिन उसका अभाज्य गुणनखंड 1 नहीं माना जाएगा, सीधे 17 को 17 लिखिए, या 17 गुने 1 विचार है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर कहने का मतलब 23, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, अब इसके बाद या 17 ही लिखिए, फिर आप 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुने 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 29 को लिखिएगा तो क्या लिखेगा, 29 गुने 1 लिख दीजिए। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सब में लेकिन एक कॉमन है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ एक तो हर एक नंबर में कॉमन है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम की कितना हो जाएगा 17 गुने 23 गुने, सब अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो किसी में कोई कॉमन, तो 17 गुने 23 गुने 29 कर लीजिएगा, जो आएगा मल्टीप्लाई करके वह कहने तो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए उसको आप बनाकर खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर अगले वीडियो में कहने तो उसको हम देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, एचसीएफ इतना और इतना का, अच्छा एचसीएफ इतना इतना 9 दिया है, माने एक एचसीएफ 9 दिया है। अच्छा देखिए इसको बना देते हैं, क्या कह रहा है इसको बना लेते हैं क्वेश्चन को, फिक्स कीजिए पहले इसको। हाँ
आइए यहाँ देखते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा है, इसको फिक्स कर लिए, अब इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कह रहा है क्या कि 4 HCF दिया हुआ है, कहने का मतलब 306 और 657 का HCF इतना दिया है, और इसका LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ठीक है, इसका LCM कैसे ज्ञात होगा उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका LCM कैसे ज्ञात होगा। आइए LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, उसको समझिए। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, LCM इसका ज्ञात करना है ना, तो LCM देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। हमने पढ़ा है क्या कि दो संख्याओं का, क्या पढ़ा है फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है ना HCF गुने LCM, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो गो संख्या कौन दिया, यही ना दोनों संख्या दिया हुआ है। तो क्या लिखे, 306 गुने 657 बराबर HCF गुने LCM। तो HCF दिया हुआ है, एक HCF यहाँ 9 दिया हुआ है, तो HCF 9 पुट कर दूँ। LCM हमको पते नहीं, तो LCM को LCM चुपचाप लिख दीजिए। नहीं पता है तो क्या कीजिएगा, LCM कहाँ से लाइएगा, LCM निकालना ही है, तो LCM को LCM निकाल देते हैं। अब हमको पता है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। जैसे आप कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में वैल्यू निकालते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, सॉरी 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 1 चर वाले रैखिक समीकरण में जैसे आप वैल्यू निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए। अब LCM निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 306 उधर लिखाएगा गुने 657 लिखाएगा, बटा में कहने का तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बराबर में इधर क्या लिखा जाएगा, LCM लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करें तो कितना से 9 से इसको लगा के देखिए तो लगेगा क्या, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है 9 से, वो कहने तो 6 से डिवाइड होता है। 3 से लगा के देखिए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 से 3 इकाई 3, 3 0 के 0, 3 दूना 6 हो गया। 3 सब लगने वाला है, बिल्कुल लगने वाला, 3 से 3 एकम 3 है, 3 से इसको करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी कितना आ गया। हम इसको देखें तो हमको आ गया LCM के वैल्यू की बात करूँ तो कितना आ गया हमको 34 गुने 657। 34 से 57 में गुना कर लीजिए, जो गुना करके आएगा वह कहने का तो क्या हो जाएगा LCM का वैल्यू हो जाएगा, है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 34 गुने 657 गुना करके जो आएगा वह कहने का तो क्या हो जाएगा LCM का वैल्यू हो जाएगा, है ना। जो गुना करने के बाद जो आएगा माने 34 गुने 657 करेंगे, जो आएगा वह कहने का तो क्या हो जाएगा LCM का वैल्यू हो जाएगा, है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 गुने 57। नहीं समझ में आ रहा तो हम करके देखे थे, क्या मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए करके दिखाते हैं आपको। कितना है 657 है, 657 है गुने 34 है, गुना कीजिए क्या हो जाएगा। पहले लिखेंगे तो 7 चौका 28 के 8 लिखेंगे, हाथ में कितना 2 लिखेंगे, 5 चौका 20 है 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 6 चौक 24 है 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो कितना 7 3 21 हाथ में 2 लिखाएगा, और इसके बाद फिर करेंगे 7 3 21 के 1 हो गया, हाथ में 2 लिखाएगा, 5 3 15 2 17 के 7 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, 8 हो गया, 3 हो गया, 6 7 कितना हो जाएगा 13, अब 13 के 3 हो गया, फिर 11 1 12 हो गया, और फिर 1 के 2 हो जाएगा, है ना। यानी कहने का तो 22 33 28 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसके बाद 33 हो जाएगा, और तब 28 हो जाएगा। सॉरी 22 33 8 ना होगा भाई, क्या लिखा हुआ है 22 लिखा हुआ है, इसके बाद कितना है, इसके बाद 33 लिखा हुआ है और 8 लिखा है, बस हो गया। ये कहने का तो LCM निकल कर चला है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, और हमको लगता है इस क्वेश्चन का नहीं, एक और क्वेश्चन इसमें होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। हाँ देखिए यहाँ है, अब इसको सजाइए। देखिए अब कहा क्या रहा है, इसको फिक्स करने दीजिए, क्या कह रहा है तब इसके बाद देखेंगे, है ना। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त होता है। अच्छा कहता है 6n, n बोलने का मतलब है यहाँ 6n होना चाहिए, है ना। 6 के पावर यहाँ कुछ और लिखा गया, 6 के पावर n होगा, और जहाँ n कहने का तो बोले कोई पॉजिटिव पूर्णांक है, तो बताइए कि मतलब यह n अंक जो है वो कहने तो 0 पे समाप्त होता है। यानी कहने का ये मतलब है कि 6 के पावर n बोला है, कोई ना कोई पॉजिटिव पूर्णांक होगा, है ना। तो कोई पॉजिटिव पूर्णांक होता तो कैसा होना चाहिए, देखिए जैसे 6 है यहाँ n, तो बोले ना कि जहाँ n कहने का तो क्या है पूर्णांक है, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, n धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है ना, n कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो बात करते हैं यहाँ देखिए n का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 डॉट 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 पॉजिटिव की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ बात करें हैं तो देखिए 6 का यदि हम पावर 0 लेते हैं तो कितना 1 हो जाएगा। 6 जब किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक उसी प्रकार 1 रखेंगे तो वैल्यू 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना होगा 6 36 आ जाएगा, फिर उसी प्रकार 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा, है ना। यानी मल्टीप्लाई करेंगे बार बार लिख के, 2 रखेंगे तो 6 गुने 36 नहीं हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 6 गुने 6 36 है, 36 गुने 6 यानी 216। ठीक उसी प्रकार आगे आते जाएगा। यानी कोई भी अंक जो है 0 पर समाप्त तब होता है
किसी भी नंबर को उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो अंक शून्य पे तब समाप्त होता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। 2 और 5 शामिल होगा तभी कहें तो नंबर क्या होगा, उसके मतलब मल्टीप्लाई करने पर उस अंक के यूनिट प्लेस पे शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते तो 10 आ जाता है, तो शून्य अंक पर तभी समाप्त होगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा, है ना। तो देखिए यहाँ करने का तो इसको हम लोग करके देखें तो नहीं समाप्त हो रहा है। फिर इसका आप समझिए, देखिए अब 6 के पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुने 2 लिख सकते हैं, इसका पावर n लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि यहाँ 6 के पावर n यानी लिखेंगे 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं शामिल है, 5 नहीं शामिल है, 5 नहीं शामिल है, बस केवल 2 शामिल है, 5 नहीं शामिल है, 5 नहीं शामिल है, इसीलिए नहीं शामिल है, इसीलिए 6 के पावर n अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा, शून्य पे समाप्त नहीं होगा, शून्य पे समाप्त नहीं होगा, बात खत्म, है ना, समाप्त नहीं होगा। इसमें लिख देंगे स्टेटमेंट, हो गया, बात खत्म, ये क्वेश्चन बन गया, है ना। 6 n अंक जो है शून्य पे समाप्त नहीं होगा। आप कुछ भी रख लीजिए, इनका मान है यहाँ पे कुछ भी रखिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आपको शून्य पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, इसमें 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, इसलिए कहने का मतलब जो है शून्य पे समाप्त नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आप बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है हमने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का तो छठा है, हमने नहीं लिखा है, ये बुक में के क्वेश्चन है भाई, है ना, हम तो बस केवल कहेंगे तो इसका PDF बनवाए हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है, कहता है क्या, इसको फिक्स करिए तब कहने तो इसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। कहता है क्या, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, देखिए भाज्य संख्या के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो भाज्य संख्या के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा से बात किया। वीडियो चैनल पे कहने तो आपको भाज्य संख्या के बारे में भी काफ़ी अच्छे से बताया गया। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में हम जानते थे क्या, कि वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, है ना, 2 अलग अलग फैक्टर हो तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ भाज्य संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, भाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वही संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, इसको प्रूफ करना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, देख लेंगे कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है या नहीं है, तो कहने का तो भाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है भाज्य संख्या। तो आइए देखते, पहले हम लोग क्या, एगो दिया हुआ है स्टेटमेंट, एगो इधर कहने का तो और स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। तो दोनों स्टेटमेंट की बात करूँ तो देखिए एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है ना। तो इस स्टेटमेंट को देखिए और कहने का हम लोग करते क्या, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, माना कि ए बराबर मान लेते हैं, माना कि ए बराबर क्या दिया हुआ है 7, एगो को ये मान लेते हैं इसको 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, है ना, ये लिखा हुआ है। अब ये बराबर, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम दोनों में से क्या 13 कॉमन तो 13 निकाल लेते हैं, कितना बचेगा 7 गुने 11 जोड़ कितना बचेगा 1 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना 13 गुने, या ब्रैकेट यहाँ है तो ब्रैकेट अभी लिखिए, ठीक है ना, ब्रैकेट लिखूँ। अब इसको 7 से 11 7 77 जोड़ कितना हो जाएगा 1, है ना, 77 जोड़ 1 होगा, सॉरी इसको लिखूँ तो 11 7 77 जोड़ हो जाएगा 1, इसको बंद कीजिए तो कितना हो जाएगा 13 गुने हो जाएगा 78। अब हम लोग बात करते थे, देखिए तो ऐसा ही पता चल रहा है, इसको 13 के 13 लिख दूँ, इसको फिर 78 को तोड़ूँ तो क्या लिखेंगे 13 छक्का 78 और इसको 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं, 13 छक्का 78 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ऐसा ही पता चला है कि इसका 2 से ज़्यादा क्या है अभाज्य गुणनखंड, 2 से कहने तो इसका ज़्यादा गुणनखंड है, देखिए एगो, इसका 2 गो 3 गो, है ना। तो ये कहने का मतलब क्या है, ऐसा ही ए भाज्य संख्या पता चल गया, तो लिख देंगे ए भाज्य संख्या है। फिर इसके बाद इसको भी चेक करना है तो इसको भी चेक कर दीजिए, ठीक है ना। लिख देंगे क्या, यहाँ क्या बोलेंगे क्या कि इसमें मतलब ए में लिखेंगे 1 में 2 से ज़्यादा कहने का मतलब भाज्य गुणनखंड है, इसलिए यानी ए संख्या का, ये जिसको माने इतना माने तो बोलेंगे ए संख्या का 2 से ज़्यादा भाज्य गुणनखंड है, इसलिए ये कहने का मतलब क्या है भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तब फिर उसको प्रूफ कर देते हैं, बी वाला को नहीं लिखा हुआ तो इसको भी बी मान लेते हैं, तो थोड़ा इसको इधर लिखा रहता है ज़्यादा, इसको मिटा ही देते हैं, ये समझ गए होइएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब फिर बी के बारे में बता देती है, बी इधर लिख देते हैं। देखिए बी बराबर क्या मान ले, इसको मान लेते हैं कितना है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ, इसके बाद लिखा है जोड़ 5 लिखा था, 5 को 5 लिख दीजिए। अभी क्या कीजिए, इस समय से आपको 5 कॉमन नजर आ होगा, तो 5 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, है ना,
और गुने एक भी, आज प्लस में कहते हैं एक भी, है ना। अब इस सबको मल्टीप्लाई किए, 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 से कौन था, 2 से 3 में गुना कौन था 6, और 6 से कहते 6 चौक 24, और 24 छक्के, है ना, 24 छक्के, और 24 से 24 में 42 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 गुने 42 कर दीजिए, ठीक है ना। 24 से 42 में गुना कीजिएगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 दूना 48, अब इसको गुना करेंगे तो 4 चुका 16 के 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 8 6, इसको जुड़ेंगे तो 10 के 0 और 9 1 10, यानी कितना हो गया, यानी 1008 हो गया, है ना। अब इसको 1008 में 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 1009 हो जाएगा, है ना, 1009, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो अब देखिए इसमें किस किस नंबर से भाई, एगो 1 से लगेगा, एगो 5 से लगेगा, 1009 से भी लगेगा, तो ये भी कहने का तो क्या है, भाज्य संख्या है। तो क्या बोलेंगे कि ए और बी में संख्या एक और इसमें लिख देंगे संख्या ए और बी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों का, दोनों में, है ना, ए और बी दोनों में 2 से अधिक क्या है, 2 से अधिक अभाज्य गुणन, 2 से अधिक गुणनखंड है ना, या बोलेंगे 2 से अधिक फैक्टर है, दोनों में 2 से लिखा है ना, ए और बी दोनों में 2 से, यहाँ दोनों में लिखे, है ना, दोनों में 2 से अधिक, थोड़ा अच्छा से लिखने दीजिए इसको, इसमें कितना था हो, यहाँ 13 था गुने 2 था, है ना। इसमें क्या बोलेंगे, संख्या ए और बी दोनों में, है ना, दोनों में 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है ना, है। अतः क्या बोलेंगे, अतः ए और बी भाज्य संख्या है, ए और बी भाज्य संख्या है, हो गया, लिख देंगे, बात खत्म, भाज्य संख्या है, हो गया, बन गया ये सवाल, है ना। आगे हम लोग अगले सवाल की बात करना पसंद करेंगे। देखिए हमने क्या किया है, ए और बी लिया है ना, ए और बी लेने के बाद क्या किया, उसका भाज्य गुणनखंड में क्या की, 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 जोड़ 13 था, हमने 13 कॉमन ले लिया है, तो 7 क्या बच जाएगा, 7 गुने 11 बच जाएगा, अब प्लस में 1 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 13 निकाल दिए हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन कर दिए, तो हम देख रहे हैं क्या इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, हमको पता है 2 गुणनखंड रहता है तो क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या, लेकिन 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या ना हो गया, क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। और फिर बी को भी तोड़ दिए उसी तरीके से, तो टूटा ही था इस तरीके। अब इसको क्या किए, 5 कॉमन ले लिए, दोनों में था, इधर भी 5 था, इसमें भी 5 था, 5 निकाल दिए, तो 5 गुने 1009 आ गया। तो इसका भी देखिए, वो 1 से लगेगा, वो 5 से लगेगा, वो 1009 से लगेगा, तो क्या हो जाए, इसको भी तोड़ सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब, इसका भी 2 से ज़्यादा कहने का तो गुणनखंड है, तो इसको बी माने थे, इसको ए माने थे, तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि ए और बी दोनों में 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ए और बी दोनों भाज्य संख्या है, प्रूफ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, क्या कह रहा है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। देखिए कंडीशंस देख के आप समझ जाइएगा, इसमें एलसीएम निकालना है ना, इस क्वेश्चन में क्या लिखाना है, एलसीएम। तो आइए इसको एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखिए ये कहने का तो कितना है, वो क्या है 12 है, एक कितना है वृत्ताकार पथ शून्य 18 और 12 है। तो देखिए पहले 18 का कहते फैक्टराइजेशन करो तो क्या होगा, 2 गुने, है ना, 3 हो जाएगा, गुने 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 6 छतरी 18, फिर 12 का तोड़ू तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा, और गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है, ये कहने का मतलब 3 कॉमन है, तो ये CF में ही चला जाएगा। एलसीएम में हमको पता है कि क्या लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं है, तो पहले जो कॉमन नहीं है तो क्या 3 और 2 कॉमन नहीं है, और लास्ट में जो कॉमन वाला होता है वो भी लिखा जाता है, तो ये 2 लिखा जाएगा ये वाला, और ये फिर करने के तो 3 लिखा जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 6 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 36, है ना, ये 36। तो बोला कितने समय बाद, तो 36 मिनट बाद करने का तो क्या होगा, एक स्थान पे मिलेंगे, हो गया, पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, जय हिंद।